मुंबई कांग्रेस का मुंबई कांग्रेस के ओर से आज जो कांग्रेस स्थापना दिवस यहाँ पर जो मना रहे हैं, उसमें मुझे आने का मौका मिला और खासकर जिस भूमि पर कांग्रेस की स्थापना हुई और मुंबई के वजह से आज जो संगठन बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप उस जमीन पर बैठे हैं जो जमीन पर हमारे स्वातंत्र्य योद्धा, फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशों के खिलाफ लड़के हमको जो आज़ादी दिलाई, वो मैं ये कहूँगा कि उसका सारा क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को जाता है। और इस मंच पर बैठे हुए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, एच.के. पाटिल जी, नाना पटोले जी और हमारे भाई जगताप जी और पृथ्वीराज चौहान जी, अशोक चौहान जी, इमरान प्रतापगढ़ जी और नासिर हुसैन जी, देन वर्षा गायकवाड़ जी, असलम शेख जी, अमीन पटेल जी, जिशान सिद्दीकी जी, सप्पल जी और श्रीमान बाबा सिद्दीकी जी और हंडूरे साहब और भी बहुत से नेता इस मंच पर बैठे हैं। और समय बहुत हुआ है और मैं ज़्यादा वक्त नाम लेने के बजाय मैं आपको दो चार शब्द में अपनी बातें कहकर इस दिन का महत्व क्या है और देश के लिए कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण है और कांग्रेस संगठन इसकी कितनी ज़रूरत है आज के दिन, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मुंबई रीजनल पार्टी की ओर से आज यहाँ पर जो एक इस ऐतिहासिक नगर में आए हैं, उनके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, हमारे महिलाओं से कहना चाहता हूं, जो दीन दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक के वर्ग जो लोग हैं, उन सब को एक ही संदेश हमारा होगा, वो ये है कि यहाँ के सभी लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। ये हमारा मेन कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य है। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उनको अगर उसको रोकना है, उसको ठहरा करना है, तो आपकी मदद हमको चाहिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में होगा।
संविधान खतरे में होगा। आज हम बात जो कर रहे हैं, आज इस देश में संविधान है, अभी अस्तित्व में है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर संविधान ही अस्तित्व में नहीं होगा, लोकतंत्र ही अगर नहीं होगा, तो किनसे बात करेंगे? आपको तो मालूम है कि अगर कोई एक अच्छे विचारधारा रखकर बात करता है, उसके खिलाफ बीजेपी सरकार एक्शन लेती है, और जो अपने खुलकर अपने विचार को बताता है, उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। और जो लोग, गरीब लोग आज खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको रोजगार, रोटी, आज इसकी भी रोज पर रोज तबाही हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, और मोदी भी यही समझते हैं कि भाई चलो मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राइस दूंगा। कहां से दे रहे भाई? अरे ये राइस और आज जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जनता को जो मिल रहा है, ये तो कांग्रेस की देन है। इससे पहले हमारे देश के लोग बाहर से अनाज मंगाते थे, उसीलिए तो राशन दुकान खुले हैं इस देश में, नहीं तो राशन दुकान नहीं रहते थे। अगर अनाज ज्यादा पैदावार होता, अगर अनाज का भंडार पहले से रहता, तो लोगों की राशन की दुकान की जरूरत नहीं होती, फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरत नहीं होती। और आज मैं 80 करोड़ को फ्री दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं, 5 केजी कितना दे रहा हूं, जो ढिंडोरा पीट रहे हैं। और ये दिसंबर से लेकर आगे दिसंबर तक, और दिसंबर से लेकर मई के चुनाव तक, उसके बाद में वो बोलेंगे बहुत दिन हो गए आपको फ्री में दे रहे हैं, इसके बाद बंद। इस देश में ये जो लोग भूखे मरते थे, उनको खाना खिलाने के लिए, अन्न का उत्पादन करने के लिए किसने कोशिश की? ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया? हरी क्रांति किसने लाई? व्हाइट रेवोल्यूशन किसने लाया? ये सब कांग्रेस की देन है। फिर भी बार बार हमको बीजेपी के लोग और मोदी जी भी हमेशा पार्लियामेंट के बाहर में, चुनाव में यही बात कहते हैं, 70 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते, तो मोदी साहब आज इस देश के प्रधानमंत्री होकर वहां पर बैठ नहीं सकते थे। अगर आज बैठे हैं, तो ये लोकतंत्र हमने जो बचाया है, संविधान हम जो बचाया है, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री होकर हर जगह हेलीकॉप्टर में फिर रहे हो, स्पेशल फ्लाइट में फिर रहे हो, और आप कहीं भी जाते हो तो 200 300 गाड़ियां आपके पीछे आते हैं। पिछले कोई प्राइम मिनिस्टर इतने गाड़ियां लेके नहीं घूमते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर जब निकलते हैं तो आधा घंटा पहले रास्ता बंद होता है, फिर उनके पीछे 20, 25, 30 गाड़ियां बुलेट प्रूफ निकलते हैं। और बाद में जब कभी ऐसा इलेक्शन का मौका आता है, मैं देखा गुजरात में भी, शायद प्रतापगढ़ी भी वहाँ बहुत थे, और हमारे यूथ लीडर, हाँ कन्हैया कुमार जी, वो गए क्या? कन्हैया कुमार भी थे। मालूम है हर जगह मोदी जी यही करते थे, मैं एक गरीब हूँ, मैं इस गुजरात का हूँ, और गुजरात के लिए, गुजरात के बच्चे के लिए, गुजरात के पुत्र के लिए, सुपुत्र के लिए, वो जितने भी एडजेक्टिव्स है लगाकर वोट पूछे। अरे
एक प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री को सबने, देश के सभी लोगों ने चुना है, सिर्फ गुजरात के ही नहीं। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो गुजरात के सुपुत्र को राष्ट्रपिता मानकर सर पे रख लेते हैं। चाहे आप हाईकोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, उनके सर के ऊपर, या हम कभी भी पार्टी के अंदर बैठते हैं या कभी भी कोई ऑफिस मंत्री होता है, उसके पीछे और उसके सर पे कौन सा फोटो होता है? महात्मा गांधी जी का फोटो होता है। वो कहाँ के हैं? वो भी गुजरात के हैं ना। तो हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ऐसे सभी की हम पूजा करते हैं। इनके पास सब सेलेक्टिव, जैसा वक्त आया वैसा करेंगे। पानी तेरा रंग कैसा, जो डाले वैसा। पानी तेरा रंग कैसा बोले तो जिसमें डाले वो, लाल आया लाल डाले, पीला आया पीला डाले तो पीला हो जाता है। ऐसा इनका रंग है। कहीं जाओ वो बोलेंगे आज बाबा साहब को नमन करता हूं, कहीं जाएंगे फुले जी को नमस्कार करता हूं, कहीं जाएंगे कबीर को। क्यों? सब ये वोटों के लिए। मैं पूछता हूं मोदी साहब, आरएसएस के लोगों को भी ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी मैं ये पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले कभी आपके ऑफिस में बाबा साहब की फोटो थी, फुले की फोटो थी, महात्मा गांधी की फोटो थी? जवाहरलाल नेहरू की तो छोड़िए, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ है। सुभाष चंद्र बोस की तो फोटो थी नहीं। फोटोआं उस वक्त लगते हैं जब वोट चाहिए। तो इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि इस देश को बचाने के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आप मजबूत होकर खड़े होना चाहिए। क्योंकि यह पार्टी की स्थापना यहीं से शुरू है और आप लोग अगर हिफाजत नहीं करेंगे, आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो इस देश में सेक्युलरिज्म खत्म होगा, बात करने का बंद होगा, लिखने का बंद होगा। और जितने भी राइटर्स आज उधर से लिख रहे उनका भी बंद होगा। एक तो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, जो देश के बारे में लिखते हैं, जो अच्छे विचारों के बारे में लिखते हैं, साइंटिफिक विचारधारा पे चलते हैं, उनका तो एक और है। लेकिन जो उनके साथ रहकर जो लिखने वाले हैं, उनको भी आज ना कल वो मोदी बंद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते खुले विचार से। इसीलिए तो आडवाणी जैसे जो उनके पार्टी के नेता थे, वो उनको सामने आए तो भी प्रधानमंत्री नहीं देखते। बहुत बार मैं देखा हूं पार्लियामेंट में, जब आडवाणी साहब ये फूल चढ़ाने के लिए, जो महापुरुष हमारे जिनकी फोटोआं सेंट्रल हॉल में लगी है, उन फोटोओं को जब पुष्पार्पण करते हैं, उस वक्त उन्होंने मोदी जी आडवाणी को देखते भी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं देखते थे। अरे अपने ही लोगों को वो देखते नहीं। जब पावर में आने के बाद, अब पूरा पावरफुल बनने के बाद, उन लोगों को क्या देखेंगे जो पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, इनको कभी देखेंगे नहीं। बात करते जाएंगे उनकी, लेकिन उनको कोई हक नहीं देंगे। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट, आपको मालूम, नौकरियां तो बहुत देने की बात की। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, ये उन्होंने कहा। बाहर से पैसा लाके हर एक के जेब में 15-15 लाख मैं डालूंगा, ये बोले या नहीं बोले? आप भूल गए शायद, बोले। 2 करोड़ नौकरियां मुंबई तो मिले होंगे,
क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्योंकि जिनका जनता का समर्थन नहीं वो सरकार यहाँ आके बैठी है। हमारे लोगों को खरीद फरोख्त करके ये नया सरकार बना ली। ये चोरी से ये सरकार हो गई है। हमारे एमएलए को चोरी किए और चोरी करके ये सरकार बन गई। उसूलों पे नहीं बनी। ये सरकार जो बनी है अधिकार के लिए, और केंद्र सरकार ने अपना पूरा जोर इसको लगाया। क्या कि सबको या ईडी केस डालना, सीबीआई का लगाना, सीबीसी का लगाना, फॉल्स एफआईआर डालना, ऐसे डाल कर लोगों को तंग किए। तंग करके अब अपने कब्जे में उनको लिए, लेकर बाद में बोले कि देखो आपके ऊपर ये केसेस है, आप हमारे साथ रहेंगे तो ये केस छूट जाएगा, अगर नहीं रहेंगे आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो आज क्या हो रहा है, जितने भी लोगों के ऊपर केस थे, जिन लोगों ने हमेशा किसी ना किसी वजह से पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने ले लिया। और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा, जिस वॉशिंग मशीन में अगर डाल दिए तो जो भी कलंक होता वो धो जाता है। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन शाहजी ने खरीदा है, उसमें ये लोगों को डालते ही वहां क्लीन हो जाते हैं और वो हमारे पास आते ही कलंकित बनते हैं। ये उनकी चाल है। ऐसा डराने से अगर आप डरेंगे तो जमहूरियत को आप नहीं टिकाएंगे। जमहूरियत को टिकाना है तो आप सब लोगों को लड़ना होगा, चाहे कैसा भी वक्त हो, हम आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यही कहूंगा कि ये झूठ बोलने वालों की सरकार है केंद्र में। अब यहाँ आके भी वो बोलेंगे कि डबल इंजन सरकार है, ये तो भूलेंगे नहीं उन्होंने। हर जगह जब जाते हैं, यूपी में जाते हैं डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, जब और कहीं बीजेपी की सरकार होती है डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन की सरकार तो रहो या ट्रिपल इंजन की रहो और 4 बोगी ज्यादा लगा लो, लेकिन जनहित में क्या काम कर रहे वो कहिए। आपने नौकरी देने का वायदा किया था ना। देखिए मैं बोलता हूं, ये मेरा नहीं, ये आप निकाल कर देखिए। राज्यसभा में जो हमारे सदस्य प्रश्न डालते हैं उसके उत्तर में जो आंकड़े मिले हैं मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वक्त की कमी होने के वजह से वो आंकड़े मैं फिर बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मोटे आंकड़े हैं मैं आपको दूंगा। उन्होंने सरकारी इलाके में, पुलिस में, शिक्षण क्षेत्र में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में और सीआरएफ में अब 30 लाख वैकेंसीज हैं। कितने? 30 लाख वैकेंसीज। फिर मोदी साहब 30 लाख वैकेंसीज क्यों नहीं भर रहे, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन उसके तरफ उनका ध्यान नहीं, क्योंकि 30 लाख वैकेंसीज अगर वो भरे उसमें से 60% गरीबों के बच्चे आएंगे, रिजर्वेशन में जाएंगे, रिजर्वेशन को बच्चों को नौकरियां मिलेंगे और बाकी गरीब बच्चों को मिलेंगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि वो 30 लाख वैकेंसीज भरे। अब क्या कर रहे, किस्तों में भर रहे। 71,000 वैकेंसीज भर के मोदी साहब सर्टिफिकेट बांट रहे। मैं देखा, आप लोग देखे या नहीं, टीवी में वो सर्टिफिकेट दे रहे।
अरे भाई सर्टिफिकेट तो वहां पर जो अपॉइंटमेंट की ऑर्डर को अंडर सेक्रेटरी साइन करता है, प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करता। उसके हाथ से आप दे रहे हो अपॉइंटमेंट ऑर्डर, वो भी किसके? वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट। वो तो जो सर्विस में 30 लाख वैकेंसी खाली है उसमें से 71,000 आप दे रहे हैं। लेकिन आपके नौकरी किधर गए भाई? 2 करोड़, और 9 साल हो गए 18 करोड़। 18 करोड़ नौकरियां कहां गए? एक तरफ 30 लाख सरकारी नौकरियां भर्ती नहीं कर रहे, दूसरे तरफ आपने जो वायदा किया था वो तो और ही बच गए हो। तो ये है झूठों का, झूठ बोलते बोलते जा रहे हैं। मराठी में बोलते ना, खोटा बोला पण रेटून बोला। खोटा बोला ते सांगतात, तर शाहसाहेब सांगतात, बाजूलाच असतात ना, ते सांगतात काय सांगायचं. मोदी असं जर विचारलं, नाही लास्ट आम्ही गेल्या वेळेला सांगितलं होतं 2 कोटी नोकरी देतो म्हणून, 15 लाख, आता काय सांगायचं? काय असं जुमला असतंय साहेब, सांगत जावा. खोटं असलं तरी रेटून सांगायचं, तर सगळं असं ह्यांचं चाललंय. अगर त्यांना पुन्हा संधी दिला तर खरोखरच तुम्ही देशाच्या युवकाबद्दल, इथल्या महिलाबद्दल तुम्ही फार मोठं अपराध करत आहेत असं मी सांगणार. तुम्हाला जर देश वाचवायचा असेल, यंगर जनरेशनला वाचवायचं असेल, साऱ्या स्त्रियांना त्यांना जे हक्क मिळालेले आहे, बाबासाहेब आंबेडकरनी संविधानमध्ये जे हक्क दिलेलं आहे ते वाचवायचं असेल तर तुम्ही ह्या लोकांना पळवून टाकवा. ह्या लोकांना तर तुम्ही पळवलं नाही, तुम्ही खाली जाता, त्यांनी दाबून ठेवत है. तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि ये दबाते रहेंगे, तो मेरा कहना यही है वो दबाने दो, कितने भी दबाने दो, लेकिन आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है. और खासकर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा. अब तक दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के बाद कश्मीर बहुत नजदीक है. 26 जनवरी को वहां पर तिरंगा झंडा वो फैलाएंगे और ये संकल्प है, ये काम कर रहे हैं. बताओ कौन? ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है. जो नफरत का एक माहौल देश में बन रहा है, उस नफरत को हटाने के लिए ये कोशिश हमारी हो रही है. धर्म धर्म में जो झगड़ा लगा रहे हैं, सबको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं. राहुल जी लड़ रहे हैं और राहुल जी आज एक माहौल तैयार की है. वो माहौल तैयार होने के वजह से ही बीजेपी आज डर गई है, डर के हर जगह कह रही है. एक नोटिस दे दो राहुल जी को कि कोरोना है, इसमें कोरोना में ऐसे प्रोसेशन नहीं करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं. अरे भाई मोदी जी तो हर जगह जाके बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं. त्रिपुरा में भाषण करे बगैर मास्क का, पार्लियामेंट में तो उन्होंने मास्क लगाया, लेकिन किसी शादी में देखा मैं उनको, वहां मास्क नहीं था उनके मुंह. दिल्ली में ना, तो आप भी गए थे शायद वहां, तो दिल्ली में किसी शादी में गए, वहां पर मास्क ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में आए दिखाने के लिए सबको. मेरे भी आश्चर्य हुआ, मैं जब बैठा, सभी बीजेपी के लोग उनके पीछे जितने भी बैठे थे मास्क पहन के बैठे थे, और बाकी के लोगों को पता ही नहीं था आज मास्क पहनने का दिन है. आज मास्क पहनने का दिन है, ये किसी को पता ही नहीं लगा.
तो बाद में हमने पूछा ये क्या है, नहीं आज से ये संकल्प लिए हैं कि हम मास्क पहन के फिरेंगे। ये मास्क जो पहन रहे हैं ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, हम ठोकने वाले हैं। हम ऐसे चीजों को मुकाबला करते आगे जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम उनको डरेंगे जो जनता, अगर हमसे भूल हो गई जनता से माफी मांगेंगे, लेकिन जो लोग इस देश में हमारे लोगों के साथ नहीं है, लोगों के लिए मदद नहीं की है, ऐसे लोगों हम डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक संदेश हमारे पार्टी का है, और हमेशा राहुल गांधी भी कहते हैं, सोनिया गांधी जी भी कहते हैं, और हम भी कहते हैं, डरो मत। अगर डर गए तो फिसल गए, क्योंकि कोई आदमी डरता है तो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता। अपना लक्ष्य पूरा करना है तो आप डरो मत, कुछ भी होने दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवकों के लिए लड़ रहे हो, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं। और आज मुझे यहाँ पर जो इस कांग्रेस स्थापना दिवस जो 28 दिसंबर को हो रहा है, मैं सुबह कांग्रेस ऑफिस में ये दिन वहाँ पर मना के इसलिए यहाँ आया। तो इसीलिए आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और खासकर महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर काम करके कांग्रेस पार्टी को पुनः एक बड़ी ताकत देंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। छोटे मोटे कुछ भी आपके पास मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए वो मतभेद भूल जाओ, महाराष्ट्र के लोगों के लिए भूल जाओ, और सबके लिए भूलकर एक होकर काम करो। कांग्रेस आएगी, जरूर आएगी। इतना कहते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।